आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लंच ब्रेक के इस चुनाव स्पेशल में आज एक बेहद खास परिवार से हम आपको मिलाने वाले हैं जो पिछले 200 साल से इसी जगह पर है। और आज हम मिलेंगे उस परिवार से, जानेंगे क्या वो सोचते हैं राजनीतिक माहौल के बारे में, चुनाव के बारे में, तमाम चीजें उनसे समझेंगे। तो चौधरी परिवार के घर हम आ पहुंचे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार जी, बहुत चौधरी साहब है, बहुत स्वागत चौधरी परिवार में आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज आप हमारे इस खास शो में शामिल हुए हैं। ये हमें मिलवाएंगे अपने एक बड़े कुनबे से। एक बहुत बड़ा परिवार है इनका और 200 साल से यहीं पर रहता है। तो चलिए मिलते हैं इनके परिवार से। आइए। तो 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में गली मोहल्ले, चाय की दुकान, पान की दुकान, सुबह कचौड़ी की दुकान, सब जगहों पर कई बार चर्चा सिर्फ राजनीति और राजनेताओं की होती है। लेकिन परिवारों के बीच भी कई बार चाय की चुस्की और गरम खाने के साथ भी यही चर्चा का मुद्दा बन जाता है। कोई डिजिटल पे अपने मोबाइल पर इन खबरों को देखता है, कोई टीवी पर देखता है। सबके अलग अलग शौक होते हैं। लेकिन आज हम एक बेहद खास परिवार के साथ मौजूद हैं। ये चौधरी परिवार है, एक बड़ा कुनबा, और 200 साल से करीब इसी जगह पर सेटल है। इन तमाम सालों में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी गईं। आपने बहुत सारे बदलाव भी देखे होंगे। पहले जब यहाँ आए होंगे तो पूरा खाली मैदान, जमीन, खेत और शायद मोर भी नाचते हुए दिखाई देते होंगे। तब से और अब में क्या आपको फर्क? पहले में और आज के में अंतर यह है, पहले ग्रामीण क्षेत्र था मैम, एक दो ही उद्योग थे, दूध का और पशुपालन, दो ही उद्योग थे और कच्चे रास्ते थे। लेकिन जैसे जैसे नोएडा डेवलप हुआ, सड़कें बनी, इंडस्ट्रियल खुली, लोगों को रोजगार मिले, धीरे धीरे शहर ने बढ़ना शुरू करा। जैसा कि पहले देखा है कि भाई पहले इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ आई, छोटे स्मॉल उद्योग आए, धीरे धीरे उसमें लोगों को रोजगार मिला, हमें रोजगार में, क्योंकि हमारी जमीन एक्वायर हो चुकी थी। 1976 में हमारी जमीन एक्वायर हुई, जब लगभग हमें 4 रुपए गज का मुआवजा मिला। लेकिन धीरे धीरे नोएडा डेवलप हुआ। आपके बगल में आपकी मेरी मिसेज हैं। आपका क्या नाम है? पहले तो अपना। सावित्री जी, आप गृहिणी हैं। सबसे ज्यादा समस्या जो यहाँ पर आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं वो है पीने के पानी की समस्या। हाँ। और पीने के पानी की समस्या आज से नहीं, बहुत सालों से नोएडा में है। हाँ जी। और कई बार ये समस्या, क्योंकि यहाँ पर लोग उस पानी को हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो। ऐसे में अभी तक इस समस्या का कोई निवारण नहीं। लोगों ने अपने घरों में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने साल में वो पानी की समस्या दूर हो जानी चाहिए थी? हाँ जी, लगता है होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए हाँ। थी। अब इधर की तरफ आते हैं। आपका अपना परिचय आप दीजिए और ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और कितने वर्ष से यहाँ पर मतलब रह रहे हैं? चौधरी धर्मवीर जो है मेरा छोटा भाई है। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं, आप बड़े ब्रदर हैं? जस्ट लाइक ब्रदर। मतलब मैं ये मेरे पार्टनर, हाँ, चचेरे भाई हैं। ठीक है। तो मैं बेसिकली 37 साल से नोएडा आ रहा हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा। बट मैंने कई सरकारें देखी यहाँ पे, डेवलपमेंट देखे 86 से। बट जो डेवलपमेंट योगी सरकार में हुआ है वो किसी में नहीं हुआ। जो बीजेपी में 10 साल से। फिर आप नोएडा क्यों नहीं सेटल हो गए? अगर आपको यहाँ का मैं आया था, मेरे बच्चे नहीं आने चाहते। यहाँ से 10 मिनट लगते हैं मेरे को। मेरा बिजनेस सारा यहीं पे है। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अब एक प्रॉपर्टी में एक बूम सा आया है पिछले, जब से मतलब कोरोना के बाद से ही कह लीजिए 2-3 साल से बहुत ज्यादा प्राइसेस में, हर चीज में एक एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसकी वजह से, या फिर मेट्रो जो नई बन रही है उसकी वजह से? क्या वजह है? नहीं, दोनों वजह है। और एक वजह जो मेन है, दिल्ली में जो आप ये देखिए कि भाई जो लेबर है उनको मिनिमम वेजेस पे वो कर रखा है। यहाँ पे वो लागू नहीं है। अच्छा। तो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं ओखला या उधर से दिल्ली से उठ के यहाँ आ रही हैं। जब इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो उनके लिए क्या है कि फिर उनको घर भी चाहिए, रोजगार यहाँ मिल रहा है उनको। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में बूम इसलिए आया कि लोगों ने यहाँ फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी हैं और योगी सरकार ने उनको संरक्षण दे रहे हैं। गुंडागर्दी कुछ नहीं है अब यहाँ पे, बिल्कुल सेफ है। मैं 86 में जब आता था मुझे डर लगता था। पहले क्या ये चेन स्नैचिंग, लूटपाट, सब कुछ होता था, बदमाशी, सब कुछ होता था। सब कुछ वो देखा है आपने? बिल्कुल देखा मैंने। तो अब ज्यादा महफूज हो गया है मतलब? बिल्कुल अब बिल्कुल महफूज है। और सबसे बढ़िया सिक्योरिटी जो जिसकी आप बात, हाँ जी, जो लोगों को मिली है। पहले आप निकल नहीं सकते थे,
अब आप रात को 11 बजे 12 बजे जब मर्जी जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं। मेडिकल सुविधा यहाँ पर कैसी है? और ये मैं चौधरी जी से पूछूंगी क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, तो कभी अगर रात बेरात वक्त बेवक्त मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस लिहाज से ये जगह कैसी है? नहीं, ये वैसे तो ठीक है जगह, लेकिन वो नहीं जैसे सरकारी हॉस्पिटलों का वही बहुत मैं जानना कम, चाह रही हूँ, सरकारी हॉस्पिटलों का बहुत कम रहा है। लेकिन योगी जी के आने के बाद जैसे हमारे यहाँ अभी सेक्टर 30 में एक अपने यूपी गवर्नमेंट्स की हॉस्पिटल बनाई है, लेकिन वो बनी तो थी, लेकिन अब ओनली उसमें चिल्ड्रन के लिए कर दिया, तो यहाँ उसकी आवश्यकता है। मजदूर वर्ग के लिए तो बहुत ही आवश्यकता है। अब और एक महिला हमारे साथ है, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से रहती हैं? अपना नाम पहले बताइएगा। मेरा ब्रह्मवती नाम है। ब्रह्मवती जी। तो ब्रह्मवती जी, आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? और मतलब एक अगर अरसा अगर आपने देखा है तो उस अरसे से अब तक आपको क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ रहने में, और किन बातों से परेशानी होती है, दिक्कत किस बात की? नहीं, मुझे तो किसी चीज से दिक्कत नहीं, मैं तो यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे को 40 साल हो गई यहाँ पे। 40 साल हो गए आपको? तकरीबन उतने ही साल जितने 40 साल मुझे हो गई है। अच्छा, तो ये तो छोटे से थे जब शादी हुई थी मेरी। अच्छा। तो तब जब आप यहाँ पर शादी होके आई थी और तब से अब में आपको क्या फर्क लगता है? आसपास मोहल्ले में या सब फिर कुछ फर्क मार्केट लगता है। यहाँ सब कुछ हो गया, जब खाली जंगल था यहाँ पे, जंगल जब था। मैं आई थी। तो आपको यहाँ पर सुरक्षित लगता है? जैसे महिला के लिहाज से कभी भी रात बेरात कभी भी चले जाओ, कहीं भी जाओ। निकलती नहीं आप? अगर निकलती हो नहीं, मैं तो जाती हूँ। आप जाती हैं तो आपको लगता है कि महफूज हैं? कभी चेन स्नैचिंग इस तरह का कोई डर? कोई दिक्कत नहीं है। कोई डर लगता है? क्योंकि पहले जो जिस तरह के मतलब कहा जाता था ना, नोएडा महफूज नहीं है, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बड़ी मतलब चीना झपटी, बड़ा चोर पहले चक्के था ये। तो ये कब था? ये मैं जानना चाह रही हूँ कि कब ये दौर था, इस दौर से कब हम बाहर निकले? करीबन ये है 20 साल 25 साल पहले। 20 साल 25 साल पहले फिर बदल उसके गई बाद बदलता चला गया। तो अब तो मतलब 40 साल में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बदल गया। मतलब बदला क्या? सुविधाजनक हो गया ना। जिस चीज में पहले घंटों लगते थे वो मिनटों में हो जाती है। हर चीज फोन पर आ जाती है, डिजिटल सब चीज। आप एक ऐप पे जाइए और सामान ऑर्डर करिए और आपके घर तक आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता होगा? पहले तो मतलब ऐसे झोले में ला रहे हैं, घंटों दूर पैदल चल के आ रहे हैं, रिक्शे से आ रहे हैं। अब तो भाई यहाँ पर फोन रखा है, जो आपको चाहिए अभी आप तुरंत मंगा लीजिए, आ जाता है। आपको करना आता है? नहीं, मेरे को नहीं करना आता, बहू से करवाती मैं। कौन है आपकी बहू? ये रही, ये आपकी बहू है? आप इनके लिए ऑर्डर करती हैं? ये भी कर देती है, वो भी कर देती है। ये आप भी कर देती होंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिखा मुझे है। तो बहुत खुशी है इस चीज की कि मैं मेरे साथ एक ही फैमिली है सारी। मतलब आपका पूरा जॉइंट फैमिली है इस बात की। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि टीवी चल रहा है और आपको कोई राजनेता पसंद आ रहा है, ये कहती है ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, अच्छी बातें नहीं करता है। ऐसा होता है कभी आपस में? कभी इस बात को लेकर आपके विचार नहीं मिलते होंगे? नहीं, मैंने शुरू से ही मतलब जैसे उन्होंने बोला है मैंने ऐसे ही फॉलो किया है। जो उनको पसंद है वही आपको पसंद है। हाँ, मैं ऐसा ही रखती हूँ। ये भी कमाल है कि आपकी सास को कोई नेता पसंद है, वो आपको भी पसंद है। नहीं, अगर न्यूज चल रही है टीवी पे तो फिर मैं न्यूज ही देख तो आप लेती न्यूज हूँ। देख लेती हैं? मोबाइल पर भी न्यूज देखती होंगी कई बार? हाँ, मोबाइल पे देख लेती हूँ। अब तो मोबाइल में सारी चीजें हैं, तो अपना अगर वो टीवी मेरी देख रही है तो दिलचस्पी इस बात में है क्योंकि चलिए पुरुष आमतौर पर राजनीति की चीजें देखते हैं और खास तौर पर महिलाएं कितना देखती हैं? आप कितना टीवी पर ही सोचती है? कोई रैली चल रही है, कोई किसी का भाषण आ रहा है, आप देखती हैं उसे? अभी फिलहाल तो बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से उनकी वजह से कम देख पाती। हाँ, कम देख लेकिन अगर मौका मिले कभी, जैसे इसमें न्यूज फ्लैश आ जाता है, खबर आ जाती है मोबाइल पर, तो सोशल मीडिया पे देख लेती हूँ, फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे देख लेती हूँ। तो आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरे तो मोदी जी। मोदी जी हैं आपके फेवरेट नेता। और उससे पहले जब मोदी जी नहीं थे तब आपका फेवरेट आप तब तो आप मतलब कॉलेज में रही होंगी, तब देखती थी? इतना राजनीति में ध्यान था? तब नहीं था मुझे। नहीं था। ये आपके हस्बैंड है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, क्या काम करते हैं आप जोगिंदर जी? मेरा अपना बिजनेस, मैं अपने भाई के साथ बिजनेस देखता हूँ। किस चीज का बिजनेस? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप है।
मैं तो अभी आपने रिसेंटली बैठना स्टार्ट किया है। पहले मेरे फादर ये हैं, मेरे अच्छा। चाचा जी पहले ये संभालते थे। पहले ये साथ। तो हमारी जो शॉप है तो वो आप काफी सपोर्ट पुरानी कर रहे हो, है। जी, लेकिन जी, जी। शॉप पुरानी है आपकी। हाँ जी, शॉप तो पुरानी, मैं शॉप यही हमारी पूछ रही थी कि तकरीबन मतलब 40 साल जीएसटी पुरानी है। आने से, वैट के आने से जो चीजें आसान हुई हैं, बेहतरी की ओर बढ़ी हैं क्या आपने, मतलब क्योंकि अब हर चीज में वैट लगता है, हर चीज में जीएसटी लगता है। इस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है, मेरा छोटा भाई है, ये इसको आप नॉलेज देखते है। हैं, ये देखते हैं ज्यादातर। आप वहां पर जाके असिस्ट करते हाँ, हैं मैं कि कितना बदल गया है इन सब चीजों के आने से बिजनेस करना। जीएसटी से पहले हम लोग वैट में डील करते थे। वैट में क्या होता था कि हम लोग जो बिल परचेज करते थे उसका क्लेम नहीं मिलता था। अब जो सेल करते हैं उसके जीएसटी और जो परचेज करते हैं उसकी जीएसटी में सेटलमेंट हो जाती है, तो हमें उतना टैक्स कॉम्पनसेशन मिलता है। पहले वो नहीं था जीएसटी के ना आने से, पर जीएसटी के आने से बहुत फर्क पड़ा है। जो पहले बीच में चोरी होती थी, अब वो चोरी रुक गई है। बहुत सारे लोग जीएसटी को लेकर अभी भी संशय में रहते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है, उनको लगा कि एक नई चीज आई है, उसका उनको विरोध करना ही करना है। और बहुत सारे लोग इस जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ा हुआ बनाते हैं, उस पर उंगली भी उठाते हैं। तो आपको लगता नहीं कि अब तक तो मतलब लोगों को एजुकेट हो जाना चाहिए कि जीएसटी के आने से फायदा ही है एक तरह से व्यापारियों को? लोगों को अभी भी ये है कि पहले क्या होता था कि वैट में जो रिटर्न जाती थी वो मंथली बेसिस पे रिटर्न नहीं थी, एनुअली थी। तो उनके खर्चे मतलब बहुत नॉमिनल थे। अब जीएसटी के आने से क्या है, हर मंथ रिटर्न फाइल होती है, तो खर्चे बढ़ गए हैं। बहुत से लोग उस चीज को उस वजह से सोचते हैं कि हमारे खर्चे जीएसटी के आने से, हमारे जो मेंटेनेंस वैसे जो सीए के खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। बेसिकली बैंकों में भी बहुत फर्क आया मैम। अब भाई बैंक लोग visit बैंक ही नहीं हो जाते, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स करने, तो बड़ी सुविधा हो गई है। तो अब तो लाइन में लगना ही नहीं पड़ता लाइन है। में लगना नहीं पड़ता, अपना घर से ही जिसको पेमेंट करनी है इजिली कर लेता है, उस टाइम को बचा के अपना और काम कर लेता है कोई। तो ये बेनिफिट्स तो हुए आने के बाद। जिस दिन राम जन्मभूमि की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, उस दिन तो आप उस दिन पूरे मैम दिन कोई काम नहीं है, उस दिन वही सुबह देख से रहे थे। लेके वही देखा, किसी ने पूरे मेंबर ने पूरे वही देखा। आपके परिवार ने वही देखा होगा। और वहां पे एक चीज सबसे अच्छी देखी मैम, जो लोगों को दिखाया गया, जैसे 40 वर्ष से लोगों ने चप्पल नहीं पहनी, या किसी ने 30 वर्ष से या 35 वर्ष से बाल नहीं कटाए, तो उनके अंदर से उनको एक तो प्रेरणा थी। आप लोग को लगा नहीं कि सबको कि वहीं जाना चाहिए? चलिए, इसमें और कोई दो राय नहीं, एक बार उसी दिन जाना चाहिए जिस दिन प्राण एक प्रतिष्ठा बार हो। जरूर अवश्य जाना चाहिए सब। नहीं, एक बार तो ठीक है, लेकिन उसी दिन जाना चाहिए, ये लगा कि नहीं लेकिन उस लगा? टाइम ऐसे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वहाँ पे भीड़ ज्यादा है, इसलिए लोग कम जा तो रहे हैं। इसीलिए आपने सोचा कि भाई, बाद में बाद जाएंगे। में जाएंगे। तो जैसे ये राम मंदिर बना, वैसे ही हम बनारस में देखते हैं काशी विश्वनाथ जी के इर्द गिर्द, जो आपने देखा होगा कि उसको लेकर एक जो ज्ञान वापी है, वो एक अभी भी कोर्ट में मामला उसको लेकर चल रहा था, फिर फैसला आया कोर्ट का। हर मंदिर के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसे, मथुरा का मंदिर है, वहां पर भी एक कंट्रोवर्सी है। तो ये हमारे हर मंदिर के साथ एक कंट्रोवर्सी जब जुड़ जाती है, तो वो कहाँ तक सही है? आप बताइए, वो कहाँ तक सही है? अगर मथुरा का है, वहां पर बोल रहे हैं कि ये मंदिर है, या फिर यहाँ पर ये जो विवादित है, वो हिंदू आस्था या फिर किसी दूसरे धर्म की आस्था से अगर जुड़ा हुआ है और उसको लेकर इतना विवाद होता है, अगर आपके हक में फैसला आता है जैसे कि राम मंदिर के उसमें हुआ, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तब फिर क्या? नहीं तो ये पहले जैसे हमने पढ़ा है कि ये सारे पहले मंदिर ही थे। जो विवाद हो रहा है, ये विवाद तो अब हुआ ना, पहले तो ये मंदिर ही थे। अगर ऐसे ही रहते तो ये विवाद ही ना होता। चुनाव का मैनिफेस्टो आता होगा, आपने देखा होगा, बुकलेट सी होती है, उसमें बहुत सारे वादे होते हैं। आपको लगता है कि वो वादे पूरे होते हैं? ये पूरे हो रहे हैं। आप देखिए ना कि मंदिर बना, ये मैनिफेस्टो में था। बिल्कुल वो बना दिया उन्होंने। ये आपका जो अपना राम मंदिर है वो बन गया, काशी विश्वनाथ का बन गया। तो जो भी धारा 370 हटा दी उन्होंने। तो ये जो भी आप वादे करते हैं पूरे कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर हमेशा एक चर्चा होती है कि जब भी कोई त्योहार आता है ना, अब वो हिंदू त्योहार भी हो सकता है, मुस्लिम त्योहार भी हो सकता है। जब हिंदू त्योहार होता है तो ये कहा जाता है कि मांसाहार पर बैन होना चाहिए, ये यहाँ पर खुले में नहीं बिकना चाहिए, ये जो है दिखना नहीं चाहिए। इन सब चीजों से कितना फूड आउटलेट्स जो है वो प्रभावित हो जाते हैं कई बार, या फिर ये चीजें बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए? आप क्या मानते हैं? मैम देखिए, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और मेरे यहाँ नॉनवेज बनता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी योगी सरकार जो ये रूल्स इम्प्लीमेंट करती है कि नवरात्रों में कोई भी नॉनवेज नहीं दिखेगा, ना बिकेगा, कुछ हद तक सही है।
वो इसलिए सही है क्योंकि तो आप आप किसी नहीं की बेचते हैं? नहीं, हम उस टाइम पे हम लोग भी वेज सिर्फ हो वेज ही जाते हैं। करते हैं क्योंकि वो एक आस्था का विषय हो गया, हिंदू की आस्था का विषय। शिवरात्रि, नवरात्रे हो गए, जो भी बड़े बड़े, मोस्टली नवरात्रे, जन्माष्टमी पे वो लोग बैन कर देते हैं क्योंकि 5-7 दिन में मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन किसी की आपकी सेल पे फर्क नहीं पड़ता है उससे? नहीं मैम, नहीं पड़ता क्योंकि सब मोस्टली जो हिंदू समाज के लोग होते हैं उन्हें ऑनलाइन तो बेच ही सकते हैं, लाइक बिल्कुल बंद ही हो जाता है। मैम इस बार ऑनलाइन आप सेल कर सकते हो, लेकिन इस बार ऑनलाइन भी बैन था। ऑनलाइन भी बैन था, जोमेटो ने मना कर दिया था। तो आपका तो बिजनेस प्रभावित हो रहा है ना, आपको तो इन सब चीजों को मैम एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपके बगल में आपका परिचय और आप मनीष चौधरी जी क्या काम करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का काम आप हाँ रियल एस्टेट का, और ये भाई साहब भी रियल एस्टेट से, आप दोनों लोग एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में रह के कुछ चुनौतियां तो उन्होंने बताई, लेकिन अभी तो क्योंकि बूम में है तो आपका तो बिजनेस बम बम चल रहा है जी। और रियल एस्टेट में हर कोई मतलब चाहता है कि सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट दाम पे मिले, लेकिन यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कितना है? क्या पेपर वर्क यहाँ पर दिल्ली की तुलना में आसान है? पेपर वर्क हाँ दिल्ली की तुलना में आसान है। हमारी नोएडा अथॉरिटी जो नोएडा प्राधिकरण है, यहाँ पर सारी चीज़ें साफ सुथरी होती है। पेपर्स के हिसाब से जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो नोएडा में ज़्यादा सहूलियत मानता है, ज़्यादा सुरक्षित मानता है अपने आप को। तो नोएडा ज़्यादा बेटर है उसमें दिल्ली के मुकाबले या और स्टेटों के मुकाबले। आपने देखा है कि ट्रेंड थोड़ा बदला है, अब सरकार का योगी सरकार में ये चीजें थोड़ी सी लगता है कि पहले की सरकार के मुकाबले बेटर है। और आप तो सरकारी दफ्तर में भी जाते होंगे, कई बार चक्कर लगते होंगे, तो वहां पर अब थोड़ी सी कार्य प्रणाली पहले से स्मूथ हुई है? क्योंकि पहले तो आप चक्कर काटते रह जाइए, अगर किसी भी चीज की रजिस्ट्री भी करानी है या कोई भी छोटा मोटा पेपर वर्क कराना हो तो कई बार बहुत वक्त लग जाता था। वो अब उतना ही वक्त लग रहा है या फिर थोड़ा बेहतर? पहले के मुकाबले सुधार है। आप अपना परिचय दीजिए क्योंकि बहुत देर से आप चुप बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलका है। मलिका? अलका जी, आप क्या काम करती हैं? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फ्रीलांसिंग करती हूँ। फ्रीलांसिंग करती हैं तो जगह जगह जाती हैं और लोगों को सजाती हैं, सुंदर बनाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो भी मतलब आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर और भी आपकी लोगों से मुलाकात होती होगी। जब भी आप काम पर जाती हैं, जाहिर तौर पर कई बार महिलाओं को एक फियर होता है कि जहां भी हम जा रहे हैं, क्योंकि वो एक अननोन जगह है, जहां से हम जा रहे हैं उस रास्ते में हमें कई तरह के डर लगते हैं कि भाई कई बार वक्त बेवक्त आना होता है क्योंकि पार्टीज फंक्शंस लेट तक चलते हैं। तो आपको जब से आपने काम शुरू किया है तब से और अब में क्या अंतर दिखा? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट किए हुए, बट मुझे नोएडा में बहुत सेफ फील होता है बिकॉज हम कैब करके कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं, तो वो डर नहीं है। सेफ्टी को लेके कोई भी इश्यूज नहीं होता, कोई डर नहीं होता। आपको कैब बुक करनी है, आप घर पे बैठे कैब बुक कर सकते हैं और जिस भी लोकेशन पे जाना है, दिल्ली एनसीआर में जाना हो या फिर इंटरसिटी जाना हो तो आप जा सकते हैं सेफली। अगर महिला नेताओं की बात करें, आप किसको पसंद करती, किसका अच्छा लगता है आपको भाषण की? अभी वो आ रही है तो उसका मुझे महिला नेता तो नहीं, बट मुझे योगी जी बहुत पसंद है। योगी जी पसंद है आपको? मैं तो महिला मुझे एकदम सीएम का ही नाम ले लिया। मुझे योगी जी पसंद है बिकॉज उनका हमें फायदा भी मिल रहा है ना, इसलिए योगी जी ने अभी एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि जिसको छुट्टी चाहिए वो मेरे पास छुट्टी के लिए आए, हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, काम चोरी नहीं करनी है। इवन हम लोग घर पे होते हैं, हम उसमें काम चोरी नहीं कर सकते, राइट? तो हर किसी फील्ड में काम चोरी नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी खत्म की उन्होंने, राइट? बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आज शाम के टाइम बाहर निकलो तो हर चौराहे पे, हर गली के बाहर एक पुलिस वाला, जिप्सी भी आपको हमेशा मिलेगी। कभी आपने वो यूज किया है इमरजेंसी आपातकाल का जो नंबर? नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने कभी किया है? तो अब महिला हेल्पलाइन नंबर अलग हो गया, दिल्ली में खास तौर पर महिला हेल्पलाइन नंबर अलग है और उसमें अगर आप तुरंत मतलब फोन करेंगी तो मैक्स टू मैक्स अगर 10 मिनट का समय होगा और आपके पास वो पीसीआर वैन आ जाएगी। नोएडा में आप इस तरह की पीसीआर वैन्स देखते हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत, इवन कोविड के टाइम पे भी और बाद में भी, अब भी बहुत इजी है आपके लिए नोएडा में निकलना, ट्रेवल करना। आपको बहुत सेफली, इवन हम मॉर्निंग में भी जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो आपको जगह जगह पुलिस की कार, जिप्सी, जीप सब कुछ दिख जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। एंटी रोमियो स्क्वाड। इवन आप ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, जगह जगह आपको स्पीड लिमिट के लिए कैमराज लगे हुए हैं, तो ओवर स्पीडिंग भी नहीं होती अब। चलिए अब रसोई पे आ जाते हैं और आप दोनों महिलाएं, अभी मैं आप दोनों से सवाल करूंगी क्योंकि जब कोई चीज के दाम बढ़ते हैं तो बहुत हल्ला मचता है कि अब तो ना
प्याज मान लीजिए 100 रुपए किलो हो गया प्याज, एक दिन अचानक से उठे और हम गए प्याज खरीदने और वहां पर पहले 80 था और आज 20 रुपए बढ़कर 100 रुपए किलो हो गया। तो आप कंजम्पशन ऑफ प्याज कम कर देती हैं, उस चीज को रेडिली एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ ठीक है अभी सप्लाई कम है इसलिए हो सकता है 100 रुपए की ठीक हो जाएगा बाद में, या फिर आप मतलब पूरी तरीके से परेशान हो जाती है ये भगवान ये क्या हो गया, मतलब 100 रुपए किलो प्याज का दाम हो कंजप्शन गया। कम हो जाता है, हमें पता है चार्जेस बढ़े हैं तो वो कम भी होंगे, तो कंजप्शन कम कर लेते हैं उस चीज का कंजम्पशन चाहे वो हाँ मतलब जी। अभी रिसेंटली टमाटर के रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो गए थे तो कंजप्शन कम किया था। उसमें एक और चीज होती है, उसमें अक्सर गृहिणियां स्टोरेज कर लेती हैं, उसमें पहले से सोचती है कि मैं 4-5 किलो रख लूं या फिर उसकी प्यूरी बना लूं, उसको फ्रिज में स्टोर कर लूं, वो थोड़े दिन लास्ट कर जाता है। नहीं वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मदर लाके देती थी प्रॉपर। हाँ, उनको कोई इशू नहीं था, उनका था टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आप हाँ, वो सारी चीजें टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जो जैसे दालों की भी कई बार बात होती है और बहुत सारे नेता कहते हैं अरे इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है। आपको लगता है कि जो महंगाई का पैमाना है वो इनकम से भी जोड़ के देखना चाहिए? इनकम भी तो लोगों की बढ़ रही है। अगर पैसा हम एक MRP तय कर रहे हैं, अब एक जो पैदा कर रहा है वो उसकी लागत भी नहीं मिल रही और एक बिचौलिया वो प्रॉफिट ले रहा है। मान आलू जो है वो पैदा करने वाले को 3 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जो बेच रहा है उसे 6 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। तो पूरा आंदोलन हो गया हुआ, लेकिन इसमें पहले से बेहतर हुआ, किसानों को फायदा भाई टीवी देखने से या एक जागरूकता आने से भाई किसान। तो आंदोलन करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, ये सही था या गलत था? मैम देखिए आंदोलन तो बेसिकली किसानों का नहीं था, ये जो बेसिक किसान है उसका आंदोलन नहीं था। किसका था ये तो बिचौलिया जो थे लोग, जो पूंजीपति लोग थे जो कमा रहे थे उन लोगों का, या फिर राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी इनको स्पॉन्सर। किसान का कोई, किसान को मिलता ही नहीं कुछ आज के टाइम। आपने सुना होगा जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी की तरफ से बोलते हैं अब हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, कोई कहते हैं 1500 देंगे महीना। ये महिलाएं एक आपको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट है, अगर उनको पैसे इस तरह से ऑफर करो तो वोट आपकी पार्टी को डालने चले जाती हैं और वो उसका लाभ आपको कब मिलेगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन सिर्फ ऑफर के नाम से कि 1000 रुपए आपके अकाउंट में देंगे, इस ऑफर से ही महिलाएं खुश हो जाती हैं। हाँ, हाँ? आपको लगता है ऐसा कि जो ग्रामीण में वहाँ पर 1000 रुपए बहुत मायने रखते हैं? मतलब हमारे आपके शायद यहाँ पर जो गरीब हैं तो वो तो उसी से खुश हो जाएंगे। 1000 रुपए मिल रहे हैं उसको तो वो बहुत है। तो ये आपको लगता है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए है या फिर उन्हें किसी न किसी तरह से अपनी पार्टी की ओर वोट लेना है इसलिए कर देते हैं, बस एक स्कीम लाते हैं, मन में कुछ ऐसा नहीं है कि इनका भला हो जाए? नहीं वो तो है कि भाई जो मेरा मन है कि इसका भला हो जाना चाहिए, ये जीत जाना चाहिए, ये नेता होना चाहिए, यही नेता होना चाहिए। ये तो पहले हम कांग्रेस को बहुत चाहते रहे। हाँ, इसलिए आपको लगता था। हाँ, अभी भी लगता है। अब हमको मोदी को चाहते हैं, योगी मोदी को, दोनों को। ये इनका कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है? उसकी वजह क्या है? बस यही है, सब कुछ सुविधा मिल रही है, सब सुविधा मिल रही है। तो कांग्रेस के समय भी तो सुविधा थी, आप तो कितने साल जब इतनी नहीं थी, तब तो चीजें भी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना, जैसे अब वो अपने जैसे समय समय के साथ विकसित हुई, जैसे समय चलता आ रहा वैसे सुविधा मिलती जा रही है। और एक महिलाओं के लिए एक नोएडा में एक अच्छी चीज क्या हुई है कि जैसे महिलाएं कहीं भी वॉशरूम में नहीं जा सकती, ये जो पिंक टॉयलेट बने हैं इसकी आप चर्चा करके देखो, महिला बहुत खुशी है, जो कि दिल्ली में नहीं है, नोएडा में है। क्या कभी पिंक टॉयलेट की भी जरूरत पड़ी है? यूज किया है, बहुत साफ सुथरे होते हैं। पहले बहुत इश्यूज होते थे बिकॉज आपको बच्चे को भी लेके जाना है, खुद भी कहीं जाना है, इमरजेंसी हो बच्चे के साथ तो बहुत दूर तक ट्रेवल करना है तो बहुत इश्यूज होते थे। इवन हमारे आसपास भी बहुत 18 सेक्टर है यहाँ पे हो या फिर बोटेनिकल गार्डन के पास आप देखेंगे वहाँ पिंक टॉयलेट्स बने हुए हैं, तो वो विमेंस के लिए बहुत बेनिफिट है। मैम एक छोटा मेंबर हमारा रह गया जिसे आपने बात नहीं की। हाँ, आपका इनकी शिकायत बहुत रही है। इनका नाम और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनाया है। पूरा नाम क्लास में? मैं 4th E में हूँ। 4th E में। तो आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हैं? किसको सबसे ज्यादा आप सबसे ज्यादा किसके पास रहती हैं? किसको बताएं? देखिए अभी आपको बात करनी थी, अब आपके पास बात करने को आप बताएं। मम्मा और पापा। तो चौधरी परिवार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि आज के इस परिवेश में आप जब इतने साल से एक ही जगह पर हैं और हंसी खुशी एक संयुक्त परिवार के तौर पर रह रहे हैं, तो क्या चुनौतियां आती हैं और क्या आपको इस जगह के बारे में अच्छा लगता है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। और इसी तरह से लंच ब्रेक में हमें
इसी तरह से परिवारों के बीच पहुंचना है, चाय के कप पर और कुछ नाश्ते के साथ चर्चा करनी है और जानना है कि कैसे चुनाव और नेता और खास तौर पर वो जो वादे की एक लंबी फहरिस्त होती है वो कैसे एक आम जनता तक पहुंचती भी है या फिर नहीं। देखते रहिए आज तक।